हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाजारों में खरीदारों की चहल पहल थी, सड़कों पर रथों के पहियों का शोर था और हवा में ताजी बनी रोटियों और मसालों की खुशबू तैर रही थी। लोग हंस रहे थे, प्यार कर रहे थे, अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। लेकिन तभी आसमान का रंग अचानक बदल गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती के सीने को चीर दिया। पलक झपकते ही दिन रात के गहरे काले सन्नाटे में तब्दील हो गया। आसमान से आग और पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन मौत उनसे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अगले कुछ घंटों में एक पूरा का पूरा शहर अपनी तमाम ऊंचाइयों, अपनी कला और अपने हजारों इंसानों के साथ हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली वास्तविक त्रासदी है। यह कहानी है पोम्पेई की। एक ऐसा शहर जो लगभग 1700 सालों तक राख और पत्थरों की 24 फीट मोटी चादर के नीचे दफन रहा। वक्त वहां जैसे हमेशा के लिए थम गया था। जब सदियों बाद इस शहर को वापस खोजा गया, तो जो मंजर सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग जिस हाल में थे, उसी हाल में पत्थर बन चुके थे। कोई अपने बच्चे को गले से लगाए बैठा था, तो कोई अपने खजाने को समेटने की कोशिश में दम तोड़ चुका था। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और उस खौफनाक दिन की एक एक सेकंड की दास्तान को दोबारा जिएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता शहर महज कुछ घंटों में कब्रगाह बन गया। हमारी कहानी शुरू होती है रोमन साम्राज्य के उस दौर से, जब रोम पूरी दुनिया पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था। इटली के खूबसूरत कैंपानिया क्षेत्र में नेपल्स की खाड़ी के किनारे बसा पोम्पेई कोई साधारण शहर नहीं था। यह रोमन अमीरों, व्यापारियों और संभ्रांत लोगों का सबसे पसंदीदा रिसॉर्ट शहर था। समुद्र की ठंडी हवाएं, उपजाऊ जमीन और पास में ही खड़ा विशालकाय पहाड़, जिसे लोग माउंट वेसुवियस कहते थे। पोम्पेई के लोग इस पहाड़ को एक वरदान मानते थे। इसकी ढलानों पर अंगूर के शानदार बाग थे, जिनसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन बनाई जाती थी। शहर की आबादी लगभग 20,000 थी और यहाँ की जिंदगी ऐशोआराम से भरपूर थी। पोम्पेई की सड़कों पर घूमते हुए आपको एक बेहद आधुनिक शहर की झलक मिलती। यहाँ की सड़कें बेहतरीन पत्थरों से पक्की की गई थीं, जिन पर पैदल चलने वालों के लिए ऊंचे फुटपाथ बने थे। शहर के बीचों बीच एक विशाल अखाड़ा यानी एम्फीथिएटर था, जहां खूंखार ग्लेडिएटर्स अपनी जान की बाजी लगाते थे और हजारों लोग चीख चीख कर उनका हौसला बढ़ाते थे। जगह जगह पर सार्वजनिक फव्वारे थे, जिनमें पहाड़ों से पाइपों के जरिए साफ पानी आता था। लोग गर्म पानी के शानदार बाथ हाउस में आराम करते थे और राजनीति से लेकर व्यापार तक की बातें करते थे। सड़कों के किनारे थर्मोपोलिया यानी प्राचीन काल के फास्ट फूड स्टॉल थे, जहां लोग खड़े खड़े गर्मागर्म खाना और शराब का लुत्फ उठाते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था, जिससे पोम्पेई के लोग पूरी तरह अनजान थे। जिस माउंट वेसुवियस को वो एक शांत और सुंदर पहाड़ समझते थे, वह असल में एक सो रहा दानव था। एक ऐसा सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो जो सदियों से अपनी गहराई में विनाश का बारूद इकट्ठा कर रहा था। पोम्पेई के लोगों को ज्वालामुखी क्या होता है, इसका अंदाजा तक नहीं था। उनकी भाषा में ज्वालामुखी शब्द ही नहीं था। वे मानते थे कि धरती का हिलना और पहाड़ों से धुआं निकलना उनके देवताओं, विशेषकर आग के देवता वल्कन का गुस्सा है।
और यही अज्ञानता उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। विनाश की शुरुआत 79 ईस्वी से बहुत पहले ही हो चुकी थी। आज से 17 साल पहले यानी 5 फरवरी 62 ईस्वी को पोम्पेई और उसके आसपास के इलाकों में एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया था। इस भूकंप ने शहर की मजबूत इमारतों को ढहा दिया था, पानी की पाइपलाइनों को तोड़ दिया था और चारों तरफ तबाही मचाई थी। लेकिन पोम्पेई के लोगों ने इसे प्रकृति की एक सामान्य घटना माना। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा अपने शहर को सजाने में जुट गए। मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया, घरों की दीवारों पर नई और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जाने लगीं। जब 79 ईस्वी का साल आया, तब भी शहर के कई हिस्सों में मरम्मत का काम चल रहा था। उन्हें क्या पता था कि वे जिस शहर को दोबारा सजा रहे हैं, वह बहुत जल्द उनका कब्रिस्तान बनने वाला है। साल 79 ईस्वी की गर्मियों का अंत हो रहा था। हाल के वैज्ञानिक शोधों और पुरातात्विक सबूतों के अनुसार वह तारीख शायद 24 अगस्त नहीं, बल्कि अक्टूबर या नवंबर के आसपास की कोई तारीख थी। खुदाई में मिले शरद ऋतु के फल, लोगों के भारी ऊनी कपड़े और घरों में बंद वाइन के जार इसी तरफ इशारा करते हैं। जो भी हो, वह दिन बेहद सामान्य रूप से शुरू हुआ था। सूरज हमेशा की तरह उगा था, लेकिन माउंट वेसुवियस के भीतर कुछ बहुत ही भयानक घट रहा था। अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही थी। इस घर्षण से जमीन के मीलों नीचे भारी मात्रा में चट्टानें पिघल रही थीं। अत्यधिक गर्म मैग्मा, गैसें और भाप ज्वालामुखी के मुंह की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर की ठोस चट्टानों ने उनका रास्ता रोक रखा था। अंदर का दबाव हर सेकंड बढ़ रहा था, जैसे किसी बंद प्रेशर कुकर में भाप उबल रही हो। फिर आया दोपहर का 1 बजे। अचानक एक ऐसा गगनभेदी धमाका हुआ जिसने पूरी कैंपानिया घाटी को हिलाकर रख दिया। वेसुवियस का ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ गया। सदियों से दबा हुआ दबाव एक झटके में बाहर निकला। आसमान में राख, प्यूमिस यानी झावा पत्थर और खौफनाक गैसों का एक विशाल गुबार उठने लगा। यह गुबार इतनी तेजी से ऊपर गया कि महज कुछ ही मिनटों में यह हवा में लगभग 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। दूर से देखने वालों को यह नजारा देवदार के एक विशाल पेड़ की तरह लग रहा था, जिसका तना सीधा था और ऊपर जाकर उसकी शाखाएं फैल गई थीं। इस खौफनाक मंजर को लगभग 30 किलोमीटर दूर नेपल्स की खाड़ी के दूसरी तरफ बसे मिसन शहर से एक 17 साल का नौजवान देख रहा था। उसका नाम था प्लिनी द यंगर। वह अपनी मां और अपने चाचा प्लिनी द एल्डर के साथ वहां रह रहा था। प्लिनी द एल्डर रोमन नौसेना के एक बड़े कमांडर होने के साथ साथ एक बेहद खोजी स्वभाव के प्रकृतिवादी और लेखक भी थे। जब उन्होंने आसमान में उस अजीबोगरीब बादल को देखा, तो उनका वैज्ञानिक दिमाग सक्रिय हो गया। वे इस अद्भुत घटना को करीब से देखना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें नेपल्स की खाड़ी के पास फंसे उनके दोस्तों और नागरिकों के मदद की पुकार वाले संदेश मिले। प्लिनी द एल्डर ने तुरंत अपनी नौसेना के जहाज़ों को तैयार करने का हुक्म दिया। उनका मकसद सिर्फ वैज्ञानिक शोध नहीं, बल्कि तबाही के मुहाने पर खड़े हजारों लोगों को बचाना भी था। इधर पोम्पेई में दोपहर के 2 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था, जैसे दोपहर में ही आधी रात हो गई हो। और फिर शुरू हुई पत्थरों की वह बारिश जिसने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। आसमान से सफेद और भूरे रंग के प्यूमिस पत्थर गिरने लगे। ये पत्थर वजन में हल्के थे, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इनकी रफ्तार बहुत तेज थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों के भीतर भागे, लेकिन यह राहत भी बहुत कम समय की थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, छतों और आंगनों में इन पत्थरों का वजन बढ़ता गया। पोम्पेई के घरों की छतें सपाट और लकड़ी के शहतीरों पर टिकी थीं। भारी मलबे के दबाव को वे बर्दाश्त नहीं कर सकीं।
अचानक धड़ाधड़ छतें गिरने लगीं, जिससे घरों के अंदर छिपे लोग मलबे में ही जिंदा दफन हो गए। शाम होने तक स्थिति नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। हवा में सल्फर की तीखी गंध फैल चुकी थी, जिससे सांस लेना दूभर हो गया था। लोग अपने चेहरों पर तकिए और कपड़े बांधकर सड़कों पर भाग रहे थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्र भी ज्वालामुखी के कारण उठने वाली ऊंची लहरों और भूकंप के झटकों से अशांत हो चुका था। नावें पानी में उतरने लायक नहीं थीं। इधर प्लिनी द एल्डर अपने जहाजों के साथ तट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, उनके जहाजों पर गर्म राख और जलते हुए पत्थरों की बौछार तेज होती जा रही थी। समुद्र का पानी पीछे हट रहा था और मलबा तैर रहा था। उनके कप्तानों ने वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन प्लिनी ने कहा, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। वे आगे बढ़े और अंततः स्टैबिया के तट पर उतरे, जहां उन्होंने अपने घबराए हुए दोस्तों को दिलासा देने की कोशिश की। रात के 10 बज चुके थे। पोम्पेई अब एक मृतप्राय शहर जैसा लग रहा था। सड़कों पर कई फीट गहरे पत्थर जमा हो चुके थे। जो लोग अब तक नहीं भागे थे, वे अपने घरों के सबसे सुरक्षित कोनों में दुबक कर प्रार्थना कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि शायद सुबह तक यह आंधी थम जाएगी, लेकिन वेसुवियस के इरादे कुछ और ही थे। आधी रात के बाद ज्वालामुखी के भीतर की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आसमान में उठ रहा राख और मलबे का वह विशाल स्तंभ अब और भारी हो चुका था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी होने लगा। और फिर वह भयावह घटना घटी जिसने पोम्पेई का भाग्य हमेशा के लिए लिख दिया। वह विशाल स्तंभ ढह गया। स्तंभ के ढहते ही ज्वालामुखी से पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी अत्यधिक गर्म गैस, राख और चट्टानी मलबे का एक ऐसा सैलाब निकला जो सीधे ढलान से नीचे की तरफ बढ़ा। यह कोई सामान्य लावा नहीं था जो धीरे धीरे बहता है। यह गैस और धूल का एक खौफनाक बवंडर था, जिसकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक था। जो कोई भी इसके रास्ते में आया, वह पलक झपकते ही भाप बन गया। सबसे पहला पायरोक्लास्टिक फ्लो पोम्पेई के पड़ोसी शहर हरक्यूलेनियम की तरफ बढ़ा। हरक्यूलेनियम सीधे ज्वालामुखी के चरणों में बसा था। वहां के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुपरहीटेड गैसों के इस बवंडर ने पूरे शहर को कुछ ही सेकंडों में जलाकर खाक कर दिया और उसे मलबे के नीचे दबा दिया। अगली सुबह यानी 25 अगस्त की भोर में पोम्पेई के लोग जो अब तक बच गए थे, उन्होंने सोचा कि शायद अब खतरा टल गया है। लेकिन असली कयामत अभी आनी बाकी थी। सुबह के लगभग 7:30 बजे वेसुवियस से निकला चौथा और सबसे बड़ा पायरोक्लास्टिक फ्लो पोम्पेई की तरफ बढ़ा। यह गैस और राख की एक विशाल दीवार की तरह था जो पूरे आसमान को घेरे हुए थी। जब यह बवंडर पोम्पेई की दीवारों को लांघकर शहर के भीतर दाखिल हुआ, तो तापमान अचानक सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इंसानी शरीर इस भयानक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हवा में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। फेफड़े जलती हुई राख से भर गए। लोग जहां खड़े थे, वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर के अंग अत्यधिक गर्मी के कारण सिकुड़ गए, जिससे वे एक खास स्थिति में आ गए जिसे कैडेवरिक स्पैज्म कहा जाता है। मौत इतनी तेजी से आई कि उन्हें दर्द महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला। उसी सुबह कुछ मील दूर स्टैबिया में प्लिनी द एल्डर भी इस जहरीली गैस के शिकार हो गए। जब वे और उनके साथी खुली जगह में भागने की कोशिश कर रहे थे, तो सल्फर के घने बादलों ने उन्हें घेर लिया। प्लिनी, जो थोड़े भारी शरीर के थे और सांस की बीमारी से पीड़ित थे, हवा की कमी के कारण वहीं गिर पड़े। उनके साथियों को भागना पड़ा।
जब 2 दिन बाद उनका शरीर मिला तो उस पर चोट का कोई निशान नहीं था। वे ऐसे सोए हुए लग रहे थे जैसे कोई थका हुआ इंसान आराम कर रहा हो। उनके भतीजे प्लिनी द यंगर ने बाद में इन सभी घटनाओं को अपने पत्रों में विस्तार से दर्ज किया। इतिहास में पहली बार किसी ने ज्वालामुखी के विस्फोट का इतना सटीक और आंखों देखा वर्णन लिखा था, इसीलिए आज भी इस तरह के हिंसक विस्फोटों को प्लिनियन विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट खत्म होने के बाद जब सूरज की किरणें दोबारा धरती पर पड़ी तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी एक खूबसूरत, हरा भरा और जीवंत शहर हुआ करता था, वहां अब केवल सफेदी और सन्नाटा था। पोम्पेई, हरक्यूलेनियम और स्टैबिया जैसे समृद्ध शहर पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पूरी घाटी राख और प्यूमिस पत्थरों के एक विशाल रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। रोमन सम्राट टाइटस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी करना नामुमकिन था। समय बीतता गया और लोग धीरे धीरे इन शहरों के बारे में भूल गए। नक्शों से इनके नाम मिट गए। पोम्पेई केवल एक लोक कथा बनकर रह गया, एक ऐसा खोया हुआ शहर जिसके बारे में लोग कहानियां तो सुनाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह असल में कहाँ था। शताब्दियां बीत गईं। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, नए युग आए और गए। पोम्पेई राख की चादर के नीचे गहरी नींद सोता रहा। फिर आया साल 1599। एक इतालवी वास्तुकार और इंजीनियर डोमेनिको फोंटाना इस इलाके में नदी के पानी को मोड़ने के लिए एक भूमिगत नहर की खुदाई करवा रहे थे। खुदाई करते समय मजदूरों को कुछ प्राचीन दीवारें और खूबसूरत भित्तिचित्र यानी फ्रेस्को मिले। फोंटाना ने इन अवशेषों को देखा, लेकिन शायद वे इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए, या फिर उन चित्रों की कामुक प्रकृति को देखकर उन्होंने उन्हें दोबारा ढकवा देना ही बेहतर समझा। पोम्पेई की खोज का वह पहला मौका था जो अनजाने में ही टल गया। इसके बाद लगभग 150 साल और बीत गए। साल 1748 में नेपल्स के राजा चार्ल्स तीसरे के आदेश पर एक स्पेनिश सैन्य इंजीनियर रोके जोकिन डी अल्क्यूबिएरे के नेतृत्व में इस क्षेत्र में दोबारा व्यवस्थित खुदाई शुरू की गई। इस बार दुनिया को पता चला कि जमीन के नीचे क्या छिपा था। जब राख की परतों को हटाया गया तो प्राचीन रोमन काल की मूर्तियां, सोने के सिक्के और बर्तन पूरी तरह सुरक्षित हालत में मिले। अल्क्यूबिएरे की खुदाई के तरीके काफी विनाशकारी थे। उनका मुख्य उद्देश्य केवल कीमती खजाने को बाहर निकालना था, न कि इतिहास को संरक्षित करना। फिर भी उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया में एक सनसनी पैदा कर दी। यूरोप के अमीर और बुद्धिजीवी इस खोए हुए शहर को देखने के लिए खिंचे चले आने लगे। लेकिन पोम्पेई की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1860 में, जब एक इतालवी पुरातत्वविद गिउसेप फियोरेली को इस खुदाई का निदेशक बनाया गया। फियोरेली केवल खजाना ढूंढने वाले नहीं थे, वे एक सच्चे वैज्ञानिक थे। उन्होंने खुदाई के काम को बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मिट्टी और राख की परतों में कुछ अजीबोगरीब खोखली जगहें यानी कैविटीज बनी हुई थीं। इन खोखली जगहों में कभी कभी इंसानी हड्डियों के अवशेष मिलते थे। फियोरेली के तेज दिमाग ने तुरंत इस पहेली को सुलझा लिया। उन्होंने महसूस किया कि जब गर्म राख ने इंसानों के शरीरों को घेरा होगा तो वह राख समय के साथ ठोस हो गई, लेकिन अंदर के मांस और ऊतक सदियों में सड़कर खत्म हो गए, जिससे राख के भीतर इंसानी शरीर के आकार का एक बिल्कुल सटीक सांचा यानी खोखली जगह बन गई। फियोरेली ने एक क्रांतिकारी तकनीक का आविष्कार किया। उन्होंने इन खोखली जगहों में ऊपर से एक छोटा छेद किया और उसमें तरल प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया। जब वह प्लास्टर सूख गया तो उन्होंने बाहर की मिट्टी और राख को बहुत सावधानी से हटा दिया। जो चीज बाहर निकल कर आई उसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। वह
अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।